अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रिकर्सिव फंक्शन एंड रिकर्शन। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि रिकर्शन क्या होता है। आपने बाज़ों का साइकेट्रिस्ट से सुना भी होगा और मोस्टली आपने देखा भी होगा कि वो जब भी पेशेंट से जब उसकी मर्स का या डिज़ीज़ का मुआयना करते हैं तो उससे पहले कहते हैं कि आपको कोई कंपल्सिव डिसऑर्डर तो नहीं है। इट्स मीन कि कंपल्सिव डिसऑर्डर भी एक रिकर्शन या रिकर्सिव नेचर का ही कहलाता है। मतलब कि कंपल्सिव डिसऑर्डर पेशेंट से कहा जाता है कि आप कोई भी सेम टास्क बार बार तो नहीं करते। जो ये सेम टास्क हम जो बार बार करते हैं, जैसे हम हाथ, साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि हाथ धोना, बार बार हाथ धोते हैं, इसको कहते हैं रिपीटेडली सेम टास्क। ये कहलाता है रिकर्सिव, रिकर्सिव कहलाता है। तो इसी से मिलते जुलते मैंने आपको कुछ अ, इस तरह के इस तरह की बात से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि रिकर्सिव आखिर है क्या। तो देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा है कि रिकर्शन इज़ अ स्पेशल वे ऑफ नेस्टिंग फंक्शन। अब आपको पता है कि नेस्टिंग क्या होता है। नेस्टिंग फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, यानी फंक्शन है उसकी बॉडी में एक और फंक्शन। डेट्स वाई ये कहलाता है नेस्टिंग फंक्शन। अब वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इनसाइड इट, अब एक फंक्शन खुद ही बॉडी के अंदर एक दूसरे फंक्शन को कॉल करे, इसी को कहलाता है रिकर्शन। मेरी पॉइंट को आपने गौर किया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब एक फंक्शन है, लेट सपोज फंक्शन डेफिनेशन है और उस बॉडी के अंदर एक और फंक्शन है। अब फंक्शन डेफिनेशन उस फंक्शन को जो इसकी बॉडी के अंदर फंक्शन है उसे कॉल करता है वैल्यू को, कि मुझे आपके पास जो वैल्यू है वो मुझे दो। तो ये फंक्शन डेफिनेशन जब फंक्शन को कॉल करता है और हो भी उसे वापस से अगेन उसको कहते हैं, उसको कॉल करता है, इस टास्क को कहते हैं रिकर्शन। यानी एक फंक्शन जो है ना, डेफिनेशन फंक्शन को अपने अंदर जो बॉडी के अंदर फंक्शन है उससे कॉल करते हैं और फिर दोबारा डेफिनेशन को कॉल करते हैं और ये टास्क चलता रहता है। अब लिखे वी मस्ट हैव सर्टन कंडीशन इन द फंक्शन टू ब्रेक आउट ऑफ द रिकर्शन। अगर हम कोई कंडीशन ना लगाए तो ये ब्रेकआउट करना, ये जो सेम टास्क का प्रोसेस है दोनों फंक्शन के दरमियान, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकेगा। अदरवाइज रिकर्शन विल अकर इनफाइनाइट टाइम्स, ये लामहदूद वक्त तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये उसको कॉल करेगा, वो इसे कॉल करेगा, ये उसको कॉल करेगा, ये इसे कॉल करेगा, एंड सो ऑन। इस तरह कॉलिंग का प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम कोई कंडीशन ऐसी ना लगाए जिससे हम उनके रिकर्शन वाले प्रोसेस को ब्रेकआउट ना कर दें। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिकर्शन और रिकर्सिव समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और मज़ीद बेहतर समझने के लिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है फंक्शन वन, ये कहलाया फंक्शन डेफिनेशन। और ये जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर फंक्शन, ये जो कर्ली ब्रेसेस है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती है जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जो भी वगैरह, सपोज़ के ये लिखी हुई है। और साथ में ही मैंने फंक्शन कॉल लिखा है। अब फंक्शन कॉल का जो नाम है वो है फंक्शन वन। अब क्या होगा, फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन कॉल को कॉल करेगा अपने ही बॉडी के अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इनसाइड इट, डेट इज कॉल्ड रिकर्शन। तो ये फंक्शन कॉल को जैसी कॉल करेगा तो ये दोबारा इसे ये फंक्शन डेफिनेशन को कॉल करेगा और ये टास्क चलता रहेगा। जिसे मैंने आपको कहा कि हम कोई ऐसी कंडीशन ना लगा दे, अदरवाइज रिकर्शन विल अकर इनफाइनाइट टाइम्स। तो देखिए मैंने एक एरो ये लगा दिया, एक ये, यानी ये फंक्शन
डेफिनेशन इसे कॉल करेगा, फिर फंक्शन कॉल इसको कॉल करेगा, और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक ये चलता रहेगा। यहाँ पर भी मैंने एरो का एक सिंबल दिया और यहाँ पर भी इस तरह का मैंने सिंबल दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, जब तक हम कोई ऐसी कंडीशन ना लगा दे जो रिकर्सिव के प्रोसेस को तोड़ ना डाले। तो अब हम चलते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि सही हमारी ग्रिप्स हो फैक्टोरियल नंबर प्रोग्राम पर। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। जब तक हम प्रैक्टिस ना करेंगे हमें कोई चीज़ भी नहीं समझ में आएगी। थ्योरेटिकली मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि रिकर्सिव फंक्शन हो या रिकर्शन हो, ये आखिर है क्या, इसका मेन पर्पस क्या है। तो आइए अब चलते हैं इन विजुअल कोड स्टूडियो में, और हम फैक्टोरियल नंबर के प्रोग्राम को सीखेंगे और इस एग्जीक्यूट करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड में मैं फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम लिखता हूँ बाय यूजिंग रिकर्शन, और इसको मैं फिर टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करके बताऊँगा, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि रिकर्शन ने इसमें क्या किरदार अदा किया। हैश इंक्लूड stdio ये हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट। उसके बाद में फंक्शन डेफिनेशन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ कि ये जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ ये फंक्शन ये फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम है। तो फैक्टोरियल नंबर बाय यूजिंग रिकर्शन। अब हम फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं, इंट फैक्ट इंट बी। आप पैरामीटर में इंट बी की जगह आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। अब हम लिखते हैं मेन फंक्शन, और इसमें मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। डेटा टाइप उसका इंट होगा, इंट आई। इसमें भी आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, और एक रिज़ल्ट। अब मैं प्रिंट एफ लूँगा और उसको मैं कहूँगा कि इंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल। स्कैनएफ फॉर्मेट स्पेसिफायर %d फॉर वेरिएबल आई के लिए। उसके बाद एड्रेस आई, हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम उस वेरिएबल के साथ एड्रेस लगाते हैं। उसके बाद हम रिज़ल्ट में फंक्शन कॉल बनाते हैं फैक्ट के नाम से, और जो यूज़र इनपुट करेगा आई में, तो वो हमारे पास फंक्शन आई हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और रिज़ल्ट, और इसके बाद रिटर्न 0। तो ये हमारे पास मेन के फंक्शन का जो हम जितना स्टेटमेंट, जितनी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो हमने लिख दी। अब हम जाते हैं फंक्शन डेफिनेशन की तरफ। तो इंट फैक्ट इंट बी फंक्शन बॉडी, और इसमें मैं एक फैक्टोरियल नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ जिसका डेटा टाइप इंट हो। अब मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि मैं इसे कहता हूँ कि इफ़
b इक्वल टू 1, तो मुझे रिटर्न कर दो 1। अच्छा, मैं b के बारे में आपको पूरा प्रोग्राम में लिख दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि b क्या है, तो आप परेशान मत होना। अब मैं लिखता हूँ रिकर्शन का प्रोसेस, फैक्टोरियल इक्वल टू b फैक्ट b माइनस 1 एंड देन रिटर्न कर दो मुझे फैक्टोरियल। तो प्रोग्राम को समझते हैं। मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की, हैश इंक्लूड stdio.h, और ये प्रोग्राम हम लिखते हैं फैक्टोरियल नंबर का यूजिंग रिकर्शन से। तो हमने लिखा इन फैक्ट इंट बी, ये क्या है हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप। फिर इंट मैन यानी मेन की बॉडी के अंदर हमने लिखा इंट आई एक डिक्लेयर किया, एक रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। फिर मैंने प्रिंट एफ को कहा कि इंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल, तो ये आउटपुट में हमें शो करेगा इंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल। फिर ये वेट करेगा स्कैन एफ के लिए, इनपुट के लिए, कि यूज़र इसे इसमें कुछ स्टोर करे, इनपुट करे। तो स्कैन एफ में मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाई %t लिया और एड्रेस आई यूज़ किया। उसके बाद रिज़ल्ट हमने फंक्शन कॉल लिया फैक्ट आई के नाम से। फिर उसके बाद मैंने रिज़ल्ट को प्रिंट एफ करना है और फिर रिटर्न 0, यानी इसके बाद हमें हमारा प्रोग्राम यहाँ ही तक है मेन फंक्शन में। अब आते हैं फंक्शन डेफिनेशन में। हमने एक डिक्लेयर किया इन फैक्टोरियल नाम से एक वेरिएबल, हमने एक कंडीशन लगाई इफ़ b इक्वल टू 1। अब b कहाँ से आया, अब देखें स्कैन एफ में इनपुट यूज़र ने 5 लिखा, अब ये 5 फैक्ट 5 हो गया, ठीक है। अब ये फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर को कहेंगे कि आपके पास जो वैल्यू है मुझे दे दो, तो ये फैक्ट 5 आई की जगह 5, तो फैक्ट 5 जो है बी के पास चला जाएगा। आई बी आई को कहेगा कि आपके पास वैल्यू है तो मुझे दे दो, तो बी को दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा फैक्ट इंट 5 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ कंडीशन लिखी फैक्ट इंट 5 हो जाएगा, ये याद रखिए। अब मैंने कंडीशन लिखी इफ़ b इज़ इक्वल टू 1, यानी मैं कहूँ कि 5 इक्वल टू 1 अगर बराबर है तो रिटर्न 1 कर दो। ऐसा तो हो नहीं सकता, 5 कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो अब मैंने फिर सॉरी एल्स लिखना था मुझे यहाँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एल्स, ओके। और यहाँ से मैं कंडीशन से ये टर्मिनेटर लगा देता हूँ, हटा के सॉरी लगाया था मैंने तो हटा दिया मैंने। और इसके बाद एल्स, और एल्स में मैंने ऐसा कहा फैक्टोरियल नाम से जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था वो इक्वल टू है b, यानी 5 मल्टीप्लाई फैक्ट। ये देखो फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन कॉल को कॉल कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है b माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फैक्ट 4 हो जाएगा। ये दोबारा फैक्ट 4 फिर इसे कॉल करेगा फंक्शन डेफिनेशन को, फिर फंक्शन डेफिनेशन फिर फैक्ट 4 माइनस 1 यानी फैक्ट 3 हो जाएगा, तो फिर फैक्ट 3 फिर फंक्शन डेफिनेशन को कॉल करेगा, फंक्शन डेफिनेशन अगेन फंक्शन कॉल यानी फैक्ट 3 को कॉल करेगा, तो फैक्ट 3 माइनस 1 फैक्ट 2 हो जाएगा, और फैक्ट 2 फिर फंक्शन डेफिनेशन, यानी ये आपस में ही कॉलिंग का प्रोसेस जारी रखेंगे अनटिल कोई कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। तो जब जैसे ये फैक्ट 1 के यानी फैक्ट 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो फैक्ट 1 का जो प्रोसेस है ये टूट जाएगा, नहीं हमें पता लग जाएगा कि 1 का फैक्टोरियल 1 है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली रिटर्न कर देगा फैक्टोरियल्स, यानी ये हमारे पास रिटर्न कर देगा। और ये कंडीशन मैंने इसलिए लगाई है कि सपोज़ हो इनपुट यूज़र इनपुट में 5 या 6 4 एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी अगर इंटीजर अगर करता है, तो हमारे पास एल्स वाले जो ये कोड्स ऑफ लाइन है ये एग्जीक्यूट होंगे। अगर यूज़र इनपुट करता है 1, अगर 1 और मैंने यहाँ कंडीशन लगाई कि 1 इक्वल टू 1, तो हमारे पास डायरेक्ट इफ़ में ही ये रिटर्न 1 कर देगा। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं फैक्टोरियल नंबर के प्रोग्राम को, जो कि हमने रिकर्शन
की मदद से इसे लिखा, और अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं कि वाकई रिकर्शन वाला जो प्रोसेस है वो टूटेगा, और उसके बाद फैक्टोरियल किसी भी नंबर का हमारे पास शो होगा। तो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, जीसीसी कंपाइलर, और उसके बाद आपने जिस फाइल को जिस नाम से सेव किया है उसका नाम और डॉट एक्सटेंशन सी, उसके बाद स्लैश डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई, एंड देन उसके बाद आपका प्रोग्राम रन होगा। और इंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल, तो प्रिंट एफ ने कहा कि इंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल। अब मैं लिखता हूँ 5, यानी 5 का फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट करके दे दो बाय यूजिंग रिकर्शन की मदद से। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो इसने कहा कि 5 का क्या फैक्टोरियल है, 120। प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मैं न्यू टॉपिक्स की जितनी भी वीडियो अपलोड करता रहूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।